तो चलिए स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग मिडवाइफरी के क्लासेज को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि एएनएम का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं इस बैच में ज़रूर जुड़ जाइएगा। आपको पूरे स्टार्टिंग से आपके जब जहाँ से रिज़ल्ट होते हैं वहाँ तक लेकर चलेंगे और आप लोगों का रिज़ल्ट निश्चित रूप से होंगे। जैसे कि अब एएनएम का एग्ज़ाम डेट आना भी शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें तो यूपी जो एएनएम का है यूपीएसएससी उसका जो यूपीएसएससी एएनएम जो दिया गया है जिसमें पोस्ट की हम बात करें तो 5272 के अप्रॉक्स पोस्ट है, 5000 अप्रॉक्स पोस्ट है। उसमें अगर हम देखें तो एग्ज़ाम डेट आप लोगों का रिलीज कर दिया गया है कि 11 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब आपके पास समय नहीं है, इसीलिए आप लोगों के लिए ऐसी सीरीज लाया गया है जो कि स्टार्टिंग से लेकर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम आपके एग्ज़ाम से 15 दिन पहले पूरी तरीके से कवर करवा कर हम आपको दे देंगे और सारे नोट्स मिलेंगे, इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेंगे। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है तो आपको वही कॉन्फाइंड नोट्स चाहिए जिससे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिल जाए। तो अगर जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन किया है वो सारे स्टूडेंट नए बैच में ज़रूर जुड़ जाइएगा। चाहे आप यूपी एएनएम का तैयार एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप 5000 जो संविदा वाले जो बिहार का एएनएम आए हैं, चाहे आप उसका 5006 पोस्टों के लिए या बीटीएससी एएनएम का, तो आप लोगों का अलग अलग बैचेज मिल जाएंगे, क्लासेज मिलेंगे। तो ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए, क्योंकि बिहार वाले एएनएम का भी एग्ज़ाम डेट अब आने वाले हैं। इसका क्या है, कह रहा है कि सर्विक्स का पूरी तरह से फैला हुआ कब माना जाता है। आपको पता है कि सर्विक्स जब तक पूरी तरीके से नहीं फैलेंगे तब तक शिशु का जन्म नहीं हो पाएगा। मतलब कि जब सर्विक्स पूरी तरीके से फैल जाता है तभी शिशु को जन्म देने के लिए पर्याप्त माना जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि कितना सेंटीमीटर तक सर्विक्स फैला हुआ रहेगा तो उसे पूर्ण तरीके से फैला हुआ माना जाएगा और उस समय क्या होंगे तो शिशु को अच्छे तरीके से जन्म दे सकते हैं। मतलब कि सर्विक्स ये समझ सकते हैं गर्भाशय ग्रीवा जो कि गर्भाशय के निचला और जो शंकरा शिरा होते हैं उसको जो कि योनि को जोड़ने का कार्य करता है। तो इतना डिटेल्स हमने आपको बता दिए और क्यों इसको पूरी तरीके से फैला हुआ पूछा जा रहा है इसका भी मतलब हमने बता दिए कि अगर सर्विक्स पूरी तरीके से फैला हुआ है तभी शिशु का जन्म अच्छे से हो पाएगा। तो कितना माना जाता है, तो जैसे कि आंसर आप लोग कर भी रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर सर्विक्स फैल जाता है मतलब कि जैसे गर्भधारण करते हैं तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में 0 सेंटीमीटर आता है, धीरे धीरे 3 सेंटीमीटर, जैसे जैसे बीतते जाते हैं समय, ट्राइमेस्टर बीतते जाते हैं, वैसे वैसे इसका सर्विक्स का भी फैलाव होते जाता है और फाइनली पूरी तरीके से जब 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है तो पूरी तरीके से सर्विक्स का फैला हुआ माना जाता है। और जब 10 सेंटीमीटर को फैल जाते हैं तो ये शिशु को जन्म देने के लिए पर्याप्त माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप लोग बता भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये रहा आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रीमिग्रेविडा में फोटोग्राफ में व्यक्त चरण की अवधि क्या होती है। प्रीमिग्रेविडा में जो फोटोग्राफ होते हैं उसमें अव्यक्त करने की जो चरण अवधि है वो कितना होते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल्स में अगर हम बात करें तो प्राइमरी ग्रेविडा, मल्टीप्रेमी ग्रेविडा, ये सब हम आपको शॉर्टली थ्योरी के जरिए बता देंगे और या ग्रुप में आपको भेज देंगे सारे। अव्यक्त चरण की हम बात करें तो वो कितना होते हैं, तो इसका अव्यक्त चरण 4 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, जो प्रीमी ग्रेविडा में फोटोग्राफ का अव्यक्त चरण है उसकी जो अवधि है वो 4 आवर के होते हैं। कितने, तो 4 घंटे के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर आप लोग कर भी सकते हैं। कह रहे हैं IICG RIU की होती है क्या, मतलब कि कह सकते हैं कि इंडियन इनोवेशन जो सेंटर ग्राफिन होते हैं उनकी RIU होती क्या है, कितना होता है, 10 दिन का, 24 घंटे, 24 दिन या 10 मिनट का। तो कितना का होता है, तो 24 घंटे के होते हैं। कितने के होते हैं, तो 24 घंटे के होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी
हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। कह रहा है कि रक्त और मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है। मतलब किस सप्ताह में जाते जाते या कब ये जाते जाते कितने दिनों के बाद, यहाँ सप्ताह नहीं महीना और दिन में की ऑप्शन है, तो कितने दिनों में HCG की मात्रा अधिकतम रक्त और मूत्र में पहुंच जाती है। HCG एक तरीके से हार्मोन है जो कि गर्भ अवस्था की स्थिति के बारे में बताता है कि किस तरीके से गर्भधारण बढ़ रहे हैं, किस तरीके से उसका विकास हो रहे हैं। तब आप देखते होंगे जब भी कोई महिला जाते हैं गर्भधारण की हुई महिला, तो वहाँ पर खून ब्लड टेस्ट या मूत्र टेस्ट लिखते हैं, पेशाब टेस्ट लिखते हैं ना, तो उसमें यही चेक किए जाते हैं। क्या HCG की मात्रा को देखा जाता है कि किस तरीके से कितनी इसकी मात्रा आई है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, HCG के बारे में हमने आपको बता दिए कि एक तरीके से हार्मोन है जो कि गर्भधारण की स्थिति के बारे में जानकारियाँ देते हैं। तो कह रहा है कभी आप लोगों ने जब ब्लड टेस्ट या मूत्र टेस्ट लेते हैं तो इस पर गौर किए होंगे कि क्यों लिया जाता है। अब आप लोगों को पता चल गया। तो ये कितने दिन में पूरी तरीके से मतलब कि इसमें अधिकतम मात्रा पहुंचती है, ब्लड और मूत्र में पहुंच जाती है। फटाफट आंसर करिए, कब तक ये पहुंच जाती है। हाँ बिल्कुल, 60 से 70 दिनों के मध्य में। कितने, तो 60 से 70 दिनों के बीच में जो HCG की मात्रा होती है वो रक्त और मूत्र में अधिकतम पहुंच जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। कह रहा है कि कितने सप्ताह के गर्भायु पर गर्भाशय की ऊंचाई जो सिफाइसिस प्यूबिस एवं नाभिक के बीच हो जाती है। सिफाइसिस प्यूबिस जो होते हैं वहाँ से नाभिक तक के बीच में हो जाती है, कितने सप्ताह में आते आते। गर्भायु पर गर्भाशय की ऊंचाई के बारे में पूछ रहे हैं। 12 सप्ताह में या 28 सप्ताह, 12 सप्ताह, 28 सप्ताह, 8 सप्ताह या 16 सप्ताह। तो किस सप्ताह में ये पहुंच जाता है, तो ये 16वें सप्ताह में। कितने में, तो ये सिफाइसिस प्यूबिस और नाभिक के बीच में 16वें सप्ताह में पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी आपका 16वें सप्ताह में यह पहुंच जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्लेसेंटा के बारे में और भी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। प्लेसेंटा का बहुत वर्क है, बहुत फंक्शन करते हैं, जो कि बच्चे के नाभिक नाल से जुड़ा हुआ रहता है। बच्चों में पोषण ऑक्सीजन ये सब पहुंचाने का कार्य प्लेसेंटा का ही रहता है। कह रहा है कि प्लेसेंटा में भ्रूण के रक्त प्रवाह दर होती है। कह रहा है कि प्लेसेंटा में भ्रूण के जो रक्त है वो प्रवाह दर होती है 500 मिली, अच्छा ऑप्शन वहाँ पे दे दिया गया है, मतलब कितना होती है ये पूछा जा रहा है। मतलब 500 मिलीलीटर पर मिनट या 400 मिलीलीटर पर मिनट, 300 या 1000 मिलीलीटर पर मिनट। तो कितना होता है प्लेसेंटा में भ्रूण के रक्त पर। अभी हम प्लेसेंटा के बारे में और डिटेल्स बताएंगे। तो इसकी हम बात करें तो कितना होता है, जैसे कि आप सबका आंसर आना भी शुरू हो चुका है। तो 400 मिलीलीटर पर मिनट, मतलब कि ये इसके दर की प्रवाह होती है प्लेसेंटा में भ्रूण रक्त के प्रवाह की दर मतलब कि मिनट या जिसमें भी पूछ रहा है, जैसे सेकेंड में पूछता है, मिनट में पूछता है, तो उतने मिनट में कितना मतलब कि प्रवाह होता है। तो मिनट पर मिनट में 1 मिनट का लीजिए या पर मिनट में कितना 400 मिलीलीटर। तो कितना हो जाएगा, ml भी यहाँ पर लिखा रहेगा, ml मिलीलीटर हुआ ना, मिलीलीटर करके ऐसे शॉर्ट में लिखा है। एग्जाम में इस तरीके से अगर ml दिया रहेगा तो पर मिनट करके, तो कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्लेसेंटा के बारे में और डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये प्लेसेंटा है, जो कि नाभिक नाल से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, जो कि बहुत सारे कार्य करते हैं बेबी को पोषण। ये सब हम आपको क्लास के ग्रुप में भेज देंगे विथ फिगर, आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो इसकी हम बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है और अपरा जो प्लेसेंटा अपरा हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय और कर्वैक्स जो ग्रीवा होते हैं उसको आंशिक और पूरी तरीके से ये ढक देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिगर हम आपको ये प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, तो हम आपको ये फिगर और ये जो थ्योरी है ये इस टाइप से जो भी बताते हैं वो सब आपको क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा। तो जो भी नहीं जुड़े हैं क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइएगा, पेड क्लास ग्रुप में, वहाँ पे सारे नोट्स मिलेंगे। इस तरीके से जो नोट्स होते हैं क्लास नोट्स वो भी मिलेंगे, सारे क्वेश्चन का PDF मिलेंगे, क्लासेज मिलेंगे और भी कुछ क्लासेज होते हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। और इतना बेहतरीन तरीके से आपको कहीं पर नहीं बताया जाएगा जिस तरीके से आप लोगों को क्लासेस करवाया जाता है, जिस तरीके से आपको सारी चीज़ें बताए जाते हैं। कह रहा है कि IDD की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। जैसे कि ऑप्शन है, ऑप्शन एक ही जगह आ गया है कि आखिरी MC का पहला दिन से 280 दिन लिया जाता है। जो आखिरी MC रहता है, क्योंकि आप सबको पता है जब प्रेगनेंसी मतलब कि गर्भधारण करते हैं तो मासिक धर्म रुक जाते हैं, तो ये कह रहे हैं कि आखिरी MC के पहला दिन से 280 दिन, हमने आपको वहाँ पर भी बताए थे कि 280 दिन प्रेगनेंसी का समय होता है। दूसरा ऑप्शन है कि फर्स्ट MC का आखिरी दिन मतलब कि आखिरी दिन 280 दिन या ओव्यूलेशन के तारीख से 280 दिन या MLP के पहला दिन से 9 महीने तक। तो क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए वैसे तो आप लोग को दिख ही रहा है यहाँ पे, आखिरी MC के पहला दिन से 280 दिन तक। ठीक है, इस दिन में इसे गणना किए जाते हैं। इसका आंसर करिए। कह रहा है कि प्रीमीग्रेविडा ऐसे है, प्रीमीग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है। प्रीमीग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि कितना होती है। आप 12 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे या 30 मिनट। तो कितना होते हैं प्रीमीग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि, फटाफट बताइए, जिसको भी पता है आंसर करिए। हाँ, कितना होता है, तो 12 घंटे होते हैं। तो प्रीमीग्रेविडा में प्रसव की जो अवधि होती है, अवस्था की जो अवधि होती है वो 12 घंटे की होती है। कितने देर का, तो 12 घंटे का होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25-30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स करेंगे, क्योंकि हमको थ्योरी भी बताना रहता है, नहीं तो 50 क्वेश्चन टच कर लेते। थ्योरी जो जानकारियाँ रहता है वो तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में रहता तो ज़्यादा मतलब कि और भी जो टाइप से बन सकते थे वो नहीं भी बताते चल जाता। लेकिन आपके एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में है तो इसलिए उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके शिफ्ट में कौन से होंगे किसी को नहीं पता है। आपके शिफ्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, किसी के शिफ्ट में उसी को घुमा के पूछ दे, तो इसलिए बताना पड़ता है। आपका सिलेबस पूरा करके देंगे अगर जो पेड क्लास ग्रुप में जुड़े रहेंगे उसका। इसमें है कि मल्टीप्रेविडा, प्राइमरी प्रेविडा देखिए, मल्टीप्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि लगभग कितना होती है। अब मल्टी मतलब जानते हैं ना, मल्टी मतलब एक से अधिक होती है। मल्टीप्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि लगभग कितना होती है। पहला ऑप्शन आपका है 12 घंटे, दूसरा है 6 घंटे, तीसरा है 2 और चौथा है 30 मिनट। तो कितना होते हैं, तो प्राइमरी प्रेविडा में हम लोग देखे थे कि 12 घंटे होते हैं, तो मल्टी प्रेविडा में कितना हो जाएगा, तो 6 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शिशु पोस्ट अवधि शिशु कहलाते हैं। प्री नहीं पोस्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शिशु को पोस्ट अवधि शिशु कहलाते हैं। जैसे कि 36 से 28 सप्ताह की
गर्भधारण वाले को, या 42 सप्ताह से अधिक को, या 35 से क्या है 33 से 35 सप्ताह वाले जो होते हैं उससे। तो पोस्ट मतलब क्या, जैसे क्या प्रसव की अवधि होती है 9 महीना, आप मानते हैं ना, मतलब क्या 36 37 38 मतलब कि इस तरीके से 36 से 38 सप्ताह के बीच में होते हैं जनरली इसका जो गर्भ अवस्था की अवधि होती है, क्योंकि अगर महीना को सप्ताह में देखें तो इतना हो जाएगा। तो लेकिन पोस्ट पूछ रहा मतलब उससे ज़्यादा, अगर प्री पूछता तो उससे कम। जैसे क्या कभी कभी देखते होंगे कैसे ऐसे भी कंडीशन आ जाते हैं कि गर्भ जो प्रसव होती है वो 7 महीने में भी हो जाती है, मतलब क्या वो प्री कर सकते हैं, मतलब कि गर्भधारण जितना समय होनी चाहिए उससे पहले हो गया, पोस्ट मतलब उससे बाद, उससे ज़्यादा समय ले लिया। तो कितना हो जाएगा, अगर 42 सप्ताह से अधिक गर्भ होंगे तो उसको गर्भधारण होंगे या गर्भ अवस्था की स्थिति होंगे तो वो क्या हो जाएगा, पोस्ट अवधि शिशु कहलाएंगे। और पहले होंगे तो वो प्री कहलाते हैं, और जो टाइमली होते हैं वो नॉर्मली होते हैं। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो तीनों तरीके से हम आपको बता दिए कि पोस्ट जब 36 से 38 सप्ताह से आगे चला जाएगा, मतलब कि 42 सप्ताह से अधिक, तो वो पोस्ट में आ जाएगा। इससे पहले हो जाएंगे तो प्री में आ जाएगा। उस टाइमिंग में होते हैं, जैसे 9 महीना अवधि होती है, सप्ताह में 36 से 38 तक ले सकते हैं, तो वो मतलब नॉर्मल डिलीवरी होंगे, मतलब कि कह सकते हैं समय अवधि पर वो हुआ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब 42 सप्ताह से अधिक होंगे तो उसको क्या कहेंगे, उस शिशु को पोस्ट अवधि शिशु कहेंगे। तो ये आपको जानना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में आपके कहेंगे कि ये पोस्ट अवधि शिशु है या प्री अवधि शिशु है, तो वो आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। इसके बारे में तो आप सबको भी पता होंगे। कह रहे कि ब्रेस्टन हिक्स संकुचन प्रकट होने शुरू हो जाता है। ये कब ब्रेस्टन हिक्स जो संकुचन है वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, 16 सप्ताह के आसपास में, या 24वें सप्ताह, 8 सप्ताह, या 4 सप्ताह के आसपास में। तो ये किस सप्ताह के आसपास में ब्रेस्टन हिक्स संकुचन प्रकट होना शुरू होते हैं, तो आंसर करिए आप लोग। तो जैसे कि आप लोग 8 सप्ताह बता रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं कि ये मतलब कि 8 सप्ताह के आसपास में ब्रेस्टन हिक्स संकुचन प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ब्रेस्टन हिक्स को ये आप लोग समझ सकते हैं, गर्भ अवस्था के दौरान जो मांसपेशियां होते हैं उसका मतलब कि संकुचित होना, ये उस तरीके से मतलब एक तरीके से झूठी तरीके से होते हैं, जो कि प्रसव के लिए वो तैयार होते हैं, उसको ब्रेस्टन हिक्स बोले जाते हैं। तो वो कब होते हैं, तो 8 सप्ताह के आसपास में उसका मांसपेशियों का सिकुड़ना या कह सकते हैं संकुचन होना शुरू हो जाते हैं, जो कि ये मतलब कि प्रसव के लिए तैयार करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईयूडी के बारे में जानते हैं। आईयूडी के बारे में आप लोग पहले भी जाने होंगे, नहीं तो हम आज यहाँ पर पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं। कह रहा है कि आईयूडी प्रवेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होती है, महामारी के दौरान या 10 दिन के भीतर, मासिक चक्र के लगभग मध्य में, महामारी के तुरंत बाद, या महामारी के किसी भी समय में। तो उपयुक्त समय माना जाता है कब इसको, आईयूडी परमिशन के लेके इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होती है उसके बारे में भी और डिटेल्स में हम आपको बता देते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मतलब कि आईयूडी है, मतलब कि यहाँ पर दिख रहा है ना वाइट कलर का टी शेप में है, तो ये मतलब कि आईयूडी है जो कि गर्भाशय में लगाए जाते हैं, वजीना के मार्ग से ये डाले जाते हैं। और यही पूछा जा रहा है कि ये मतलब कि सबसे उपयुक्त समय कब होते हैं, ये होता क्या है इसके बारे में और भी डिटेल्स में जान लेते हैं, जिसको कॉपर टी भी कहे जाते हैं। मतलब कि आईयूडी है तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोले जाते हैं। ये गर्भधारण को रोकने का कार्य करता है। कार्य कि कॉपर टी का उपयोग मुख्य रूप से एक प्रभावी और गैर हार्मोनिकल गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है, जिसे महिला के गर्भाशय में लगाया जाता है। ये हमने अभी दिखाया। यह कॉपर टी उपकरण 5 से 10 साल तक चलता है, 5 से 10 साल तक गर्भधारण को रोकते हैं। जैसे क्या
ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इतने दिनों तक इफेक्टिवली वर्क करते हैं, गर्भधारण को रोकते हैं। जैसे क्या कॉन्डम सब यूज किया जाता है गर्भधारण को रोकने के लिए, लेकिन वो मतलब कि उतना मतलब कि यूज करके मतलब फिर उसका यूजेबल नहीं होते। लेकिन ये क्या होते हैं कि 5 से 10 साल तक इसको रोक सकता है गर्भधारण को, और ये 99% से अधिक प्रभावी होता है। इतना ये इफेक्टिवली होते हैं कि ये क्या होते हैं, तो कॉपर टी जो होते हैं वो शुक्राणु के जो गति होते हैं उसको रोक देता है, और गर्भाशय को इस तरीके से बदलकर काम करता है। और अंदर मतलब कि जब शुक्राणु अंदर जाएंगे ही नहीं तो गर्भधारण होने की तो बात ही नहीं है। वही कह रहा है कि कॉपर आयोडीन लगाने में कई बार मतलब कि बाद के कई महीने तक ऐंठन एवं रक्तस्राव का भी खतरा ये भी बना रहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईओडी का फुल फॉर्म भी है, ये भी हम आपको क्लास के ग्रुप में भेज देंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आप जान लिए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, कह रहा है कि इसका लगाने का उपयुक्त समय कब है। ये तो जो समझ गए कि ये वजीना के मार्ग से लगाए जाते हैं, गर्भाशय में लगाए जाते हैं, और ये गर्भधारण को रोकते हैं। तो इसका उपयुक्त समय कब होता है, तो ये उपयुक्त समय इसका मतलब कि महामारी के दौरान होता है। महामारी के दौरान आसान रहता है, या तो डॉक्टर लगा सकते हैं, या आप लोग भी जब 3-4 साल वर्क कर लीजिएगा एएनएम के पोस्ट पर, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब महामारी के 10 दिन के भीतर आईओडी मतलब लगाने का उपयुक्त समय माना जाता है। ठीक है, करें कि स्पर्मेटोगोनिया को एक परिपक्व स्पर्मेटोजुआ में विकसित होने में लगभग कितने समय की आवश्यकता होती है? 13, 11 वर्ष, 31 दिन या 74 दिन। तो कितने की होती है, तो इसमें 61 दिन। तो 61 दिन की इसमें ज़रूरत होती है। इसका करिए, कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड का डॉपलर प्रभाव भ्रूण की जो हृदय गति को पकड़ पाता है। मतलब अल्ट्रासाउंड के जरिए भ्रूण की हृदय गति मतलब कि उसमें आ जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि ये कब पकड़ में आने लगता है, किस सप्ताह में जाके। स्टार्टिंग में तो आएंगे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भ्रूण बनता भी नहीं है, उसका नाम भ्रूण होता भी नहीं है। तो जब भ्रूण बनेंगे तभी उसमें मतलब जान आता है, तभी उसका हृदय गति दर धड़कता है। तो ये कब सप्ताह में, किस सप्ताह में आएंगे, कब भ्रूण का फॉर्मेशन होते हैं, कल के क्लास में हमने डिटेल्स में बताए भी थे। पहला है 6ठे सप्ताह, दूसरा है 8वें, 12वें या 10वें सप्ताह में। तो किस सप्ताह में अल्ट्रासाउंड के डॉपलर प्रभाव में भ्रूण गति पकड़ में आ जाता है। तो ये कब आते हैं, तो ये 10वें सप्ताह में जाकर आते हैं। 10वें सप्ताह में जाकर ये क्या होते हैं, तो इसका भ्रूण हृदय गति दर पकड़ में अल्ट्रासाउंड में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर करिए, कह रहा है कि निषेचित अंडे की आरोपण प्रक्रिया होती है किसमें? पहला ऑप्शन है मायोमेट्रियम में, या दूसरा है जब एस्ट्रोजन एवं प्रोस्टोजन ये हार्मोन है इसका स्तर गिर जाता है तब, या केवल मासिक चक्र के 1 से 14 दिन के दौरान, या अंड जनन के लगभग 7 से 10 दिन के बाद। तो अंडे से आरोपण का प्रक्रिया की बात कर रहे हैं निषेचन में, तो ऑब्वियसली है कि डी इसका आंसर होंगे। अंड जनन के लगभग 7 से 10 दिनों के बाद। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। और भी क्वेश्चन होता, लेकिन आज आप लोगों ने भी देखे कि बहुत सारा इसमें डिटेल्स में हमने आपको बताए हैं, जो भी चीज़ें आए हैं उसके बारे में हमने डिटेल्स में आपको पूरी तरीके से बताए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जो सब स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्लास में जुड़ जाइएगा, 70 50 87 29 96। अगर आप यूपी एएनएम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर आप बिहार के 5006 पोस्ट या बीटीएससी एएनएम का तैयारी करना चाह रहे हैं तो न्यू बैच में आप सबको जोड़ देंगे, और सारे नोट्स मिलेंगे, क्लासेज मिलेंगे। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़िएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। और इससे जो भी डाउट रहते हैं, जो क्लास में जुड़े रहते हैं वो मतलब कि ग्रुप के जरिए बता भी सकते हैं। और इससे आगे अगर हम
देखिए तो और जो कुछ एग्ज़ाम डेट नहीं आया है तो वो सब जानकारी आपको क्लास के ग्रुप में ही मिलेंगे, इसलिए आप लोग वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा अगर इस बार आपको एएनएम में रिजल्ट चाहिए तो। इवनिंग वाले क्लास आपको चलेंगे, इवनिंग वाले जो टाइम है उस टाइम पर होगा।